हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पार्टिकल इन ए बॉक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो पार्टिकल इन ए बॉक्स है इसका यूज़ करके हम ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हमारे केस में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसलेशन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स का यूज़ करके। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को समझाता हूँ। जैसे मैं एक ब्यूटाडाइन लेता हूँ जो आपने पेरिसाइक्लिक में काफ़ी पढ़ी होगी। अगर मुझे इसके इलेक्ट्रॉन का मोमेंट चेक करना है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड और उसकी एनर्जी डायग्राम्स बनाने हैं तो मैं ट्रांसलेशन मोशन का यूज करूँगा और उसके लिए जो मैं मॉडल यूज करूँगा वो पार्टिकल इन ए बॉक्स का यूज करूँगा। आज हम जो इस पार्टिकल इन ए बॉक्स में पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन। इसकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होगी और इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करके हम दो चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहली फंक्शन साई, सेकंड निकालेंगे हम एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ट्रांसलेशन मोशन स्टडी करने के लिए हम एक फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हैं। सो लेट अस कंसीडर ए फ्री पार्टिकल मूविंग इन ए 1D बॉक्स, 1D बॉक्स भी ले सकते हैं इसे, ऑफ लेंथ L। हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया है जो फ्री है पहले तो और 1D बॉक्स में मूव कर रहा है। फ्री होने का मतलब है उसके ऊपर जो एफ नेट है वो 0 है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं -dV/dx। इसका मतलब है जो पोटेंशियल V है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वैल्यू 0 आएगी फोर्स की। और मैंने इसको सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर लिया है पोटेंशियल की वैल्यू 0 है बिटवीन 0 to L, क्योंकि पार्टिकल 0 to L लेंथ में मूव कर रहा है इसलिए मैंने पोटेंशियल की वैल्यू 0 से L के बीच में 0 कंसीडर कर ली है। ये हुई हमारे पास इनसाइड द बॉक्स की कहानी। अब हम देखते हैं आउटसाइड द बॉक्स की क्या कहानी होगी। सेकंड नंबर, आउटसाइड द बॉक्स। क्या पोटेंशियल हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड द बॉक्स। तो पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स होता है वो इन्फिनिटी होता है, बिकॉज हमें टनलिंग को अवॉइड करना होता है। तो टू अवॉइड टनलिंग हमारे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। अब ये टनलिंग क्या होती है ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज आपको डेफिनेशन बता देता हूँ टनलिंग की क्या होती है। इट इज ए क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना इन विच a microscopic particle have a probability of finding in classical forbidden region। ये होती है टनलिंग की डेफिनेशन। क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हो जाती है मिलने की इन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इसको अवॉइड करने के लिए हम पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। इस पोटेंशियल की जो लिमिट है वो है x > L एंड
एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इस पोटेंशियल की जो लिमिट है वो है ये। ठीक है, अब हम इस पूरी पिक्चर को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक 1D बॉक्स कंसिडर किया है। यहाँ x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू L है, और जो पोटेंशियल है वो इनसाइड द बॉक्स हमने 0 कंसिडर किया था, एंड आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू थी इन्फिनिटी। अब हम इसके लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे, और उस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करके हम इसके लिए वेव फंक्शन निकाल लेंगे और निकाल लेंगे कि एनर्जी क्या होगी। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो हमने कल निकाली थी वो होती है डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 2m डिवाइड बाई एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये डेल्टा था, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर था जिसकी वैल्यू 1D बॉक्स में थी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो हमारे पास पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स वो है 0। ये दोनों वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनती है वैल्यू। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो डेल्टा स्क्वायर की जगह आ जाएगा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू साई प्लस 2m डिवाइड बाई एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस 0 साई इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 2m एच स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, एनर्जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल जो हम कंसीडर करेंगे वो भी कांस्टेंट और एच बार स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को मैं 2me डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर जो वैल्यू है इसको मैं के स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो अगर इसको के स्क्वायर पुट करेंगे तो जो इक्वेशन 2 है ये देखते हैं क्या बनती है। तो ये बन जाएगी डेवर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको समझ आया होगा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। अगर आप इसको सोल्व करना जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप इसको सोल्व नहीं करना जानते तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। जो सॉल्यूशन 1 होगा इसकी वैल्यू होगी, सॉल्यूशन 1 होगा इसकी वैल्यू होगी ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के एक्स, एंड जो सॉल्यूशन 2 है इसकी वैल्यू होगी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। अगर आप चेक करना चाहते हैं ये सॉल्यूशन है या नहीं है तो आप साई के जगह इन वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा। अगर वैल्यू 0 आती है तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस थर्ड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ, देखते हैं इसको पुट करके। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस के स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के एक्स बन जाएगा, जो कि आना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो सेम, एक डिफरेंशिएशन को बाहर लिख लेते हैं, एक को अप्लाई करते हैं, ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन सेम, फिर आयोटा के एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा आयोटा के। ठीक है, प्लस के स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के एक्स। ठीक है, अब इसका एक बारी और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स सेम, और यहाँ आ जाएगा आयोटा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के एक्स, आयोटा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स प्लस के स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के एक्स।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा -k² इंटू ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस k² इंटू ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी 0। इसी तरह अगर आप दूसरे सॉल्यूशन को भी इसमें पुट करके देखना चाहो तो देख सकते हो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं वो आए हैं, पहला सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1 है ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स, और सॉल्यूशन 2 है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, अब मैं ओवरऑल जो फंक्शन लिखूँगा वो इन दोनों सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूँगा। तो मैं कोई कांस्टेंट a मान लेता हूँ इंटू ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस p इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। जो साई की वैल्यू आई है वो कुछ ऐसी आई है। ठीक है, और आपको एक आइडेंटिटी जो हमेशा याद होनी चाहिए क्वांटम केमिस्ट्री में, वो है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वांटम केमिस्ट्री में काफ़ी जगह यूज होगी। अब देखिए इस आइडेंटिटी का यूज मैं अगर इस वाली इक्वेशन में करता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस इक्वेशन में करता हूँ तो ये वैल्यू क्या बनेगी, तो साई कुछ है बन जाएगा, यहाँ पर जो थीटा है इसकी वैल्यू है के एक्स, थीटा की वैल्यू है के एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा a इंटू कोस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। ठीक है, प्लस ऑफ b इंटू कोस ऑफ माइनस के एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस के एक्स। ये वैल्यू बन जाएगी, और आपको पता है कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ के एक्स, और ये बन जाएगा साइन ऑफ जो थीटा होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू साइन ऑफ के एक्स। तो अगर इस पूरे को लिखूँगा तो ये बन जाएगा टोटल a इंटू कोस के एक्स प्लस आयोटा a इंटू साइन के एक्स प्लस b इंटू कोस के एक्स माइनस b इंटू आयोटा साइन के एक्स। अब मैं जो कोस वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ, और जो साइन वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखता हूँ। तो चलिए लिखते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b कोस के एक्स प्लस a माइनस b आयोटा साइन के एक्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो a प्लस बी है ये भी एक कांस्टेंट है, और जो a माइनस बी आयोटा है ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट बोल सकता हूँ c, और इसको मैं नया कांस्टेंट बोल सकता हूँ d। तो ये बन जाएगा c कोस के एक्स प्लस d साइन के एक्स। तो ओवरऑल हमारे पास फंक्शन है जो 1D बॉक्स का, उसकी वैल्यू आई है c इंटू कोस के एक्स, यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस d इंटू साइन के एक्स। ठीक है, हमने वेव फंक्शन निकाल लिया है फॉर 1D बॉक्स। 1D बॉक्स के लिए हमने वेव फंक्शन निकाल लिया है। अब हम इस वेव फंक्शन के ऊपर जो हमारे पास कंडीशन होती हैं किसी भी वेव फंक्शन को क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ करने के लिए वो यूज करेंगे। तो जो हमारे पास फंक्शन आया है सबसे पहले तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि कोस और साइन हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। सेकंड वो फाइनाइट फंक्शन भी है, सेकंड है हमारे पास जो ये फंक्शन आया है ये कंटिन्यूअस भी है, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, अब थर्ड कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन।
बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जो फंक्शन साई है ये बाउंड्री के ऊपर 0 हो जाना चाहिए। मतलब बाउंड्री है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू एल, और इसके ऊपर जो साई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी यहाँ भी, और यहाँ भी जो साई है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले x की जगह 0 पुट करते हैं, फिर x की जगह l पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर उसके बाद x की जगह l पुट करेंगे। तो देखिए अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो जो साई है ये बन जाएगा c इंटू कोस के इंटू 0 प्लस d इंटू साइन के 0। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कोस 0 प्लस d साइन 0। ठीक है, तो देखिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 होनी चाहिए, और साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है तो ये फंक्शन 0 हो गया। और हमारे पास कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से वैल्यू आती है c इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास कांस्टेंट c है ये 0 हो जाएगा, तो साई की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास d इंटू साइन के एक्स। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं एट x इज इक्वल टू एल। एक्स इज इक्वल टू एल पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी d इंटू साइन के एल इज इक्वल टू 0। अब देखिए d 0 हो सकता है या फिर साइन के एल 0 हो सकता है। अगर d 0 हो जाता है तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन के साथ डील करने का। तो इसका मतलब है d कांट बी 0, d 0 नहीं हो सकता। अब 0 होगा तो साइन के एल 0 होगा। अगर हम साइन का ग्राफ ड्रा करें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर आता है पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसका मतलब है साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूं और इस इक्वेशन को कंसीडर करूं और कंपेयर करूं तो के एल की वैल्यू है वो n पाई के इक्वल आएगी, और जो k की वैल्यू है वो n पाई बाई एल के इक्वल आ जाएगी। k की वैल्यू आई है n पाई बाई एल। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके और 4th इक्वेशन का यूज़ करके मैं साई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो साई की वैल्यू है वो आएगी d इंटू साइन ऑफ k की वैल्यू थी n पाई बाई एल इंटू एक्स। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है फॉर 1D बॉक्स, इसकी वैल्यू आ गई है d इंटू साइन ऑफ n पाई बाई एल इंटू एक्स। अभी ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो अब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 to 1 वो 1 के इक्वल होनी चाहिए अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना होगा। अब हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 0 to l लिमिट में साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये वैल्यू पुट करते हैं साई की यहाँ, तो देखते हैं क्या आएगा। 0 से l लेंथ है, d इंटू साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू d इंटू साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू एक्स। इसके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx 1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 आएगा। नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। ये देखिए ये जो क्वांटिटी है ये एक रियल क्वांटिटी है, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेता हूँ तो भी ये वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से l इंटू डी साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू एक्स। ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू भी सेम रहेगी, तो ये आएगा d इंटू साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें इसका बस इंटीग्रेशन करना है और हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो d तो कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख सकता हूँ, d इंटू डी बन जाएगा d स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
साइन स्क्वेयर n पाई बाई l इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मैंने आपको सोल्व करना बताया था जब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो मैं आप डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा तो d की वैल्यू आती है √2/l। d की वैल्यू आती है √2/l। अगर आप ये तक आपने नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन है 1D बॉक्स के लिए वो बन जाता है √2/l इंटू साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू एक्स, यहाँ पर x, ठीक है, यहाँ पर x। तो ये आ गया हमारे पास 1D बॉक्स का वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स। वेव फंक्शन आ चुका है। अब हम एनर्जी निकाल लेंगे फॉर 1D बॉक्स के लिए इसी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करके। जब मैंने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी थी तो कुछ ऐसा लिखा था, डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसको मैंने बोला था k स्क्वायर। तो 2m e डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर की वैल्यू थी k स्क्वायर के इक्वल। और जब हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, तो हमारे पास k की वैल्यू n पाई बाई l आ गई थी। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूँ और उसको सेकंड इक्वेशन के इक्वल पुट कर देता हूँ तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी k स्क्वायर इज इक्वल टू n पाई बाई l होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इसमें जो k स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, जो क्योंकि k एक सेम कांस्टेंट है। तो k स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इक्वल हो जाएगी 2m e डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर। अगर यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहोगे तो E की वैल्यू आएगी n स्क्वायर h बार स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू l स्क्वायर। तो यहाँ से जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स की nth लेवल की एनर्जी आएगी वो कुछ ऐसी होगी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप h बार की वैल्यू h अपॉन 2 पाई पुट कर सकते हो। अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो n स्क्वायर इंटू h अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू l स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और वैल्यू बन जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर। तो जो एनर्जी है nth लेवल की उसकी दो वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। एनर्जी है जो nth लेवल की उसकी दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर और दूसरी है और n स्क्वायर h बार स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। आपको जो भी इजी लगे आप वो याद रख सकते हैं। और हमारे पास जो फंक्शन आया है 1D बॉक्स का वो कुछ आया है √2/l इंटू साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू x, ठीक है। x की वैल्यू थी 0 to l। ये हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करके दो रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले जो n है, इस एनर्जी लेवल में जो n है इसकी लिमिट्स होती हैं 1 2 3 4। इसकी वैल्यू n नॉट इक्वल टू 0 होती है। आल्दो ये क्वांटम केमिस्ट्री में बिल्कुल अलाउड हो सकती है बिकॉज हमने जो साइन ऑफ k x की पुट की थी वैल्यू 0, उसमें साइन ऑफ
कि x था वो साइन ऑफ n पाई के इक्वल होता था, और जो n की वैल्यू है वो यहाँ 0 से स्टार्ट होती है। तो ये n की वैल्यू मैथमेटिकली तो अलाउड है, मैथमेटिकली बिल्कुल अलाउड है, बट क्वांटम केमिस्ट्री में अलाउड नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ 1D का, तो वो कुछ होगा ऐसे, √2/l इंटू साइन ऑफ n पाई बाई l इंटू एक्स। अगर यहाँ n की वैल्यू 0 हो गई तो ये कुछ बन जाएगा √2/l इंटू साइन ऑफ 0 पाई बाई l इंटू एक्स। और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √2/l इंटू साइन ऑफ 0, जो कि होता है 0। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है n की वो 0 पुट करते हैं, तो जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब वहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं है, और जहाँ पार्टिकल नहीं है उसको हम ग्राउंड स्टेट कंसिडर ही नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके लिए हम जो n की वैल्यू कंसिडर करते हैं वो n = 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम ड्रा करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स। अगला टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी। ठीक है, ये nth लेवल की एनर्जी है। अगर n की वैल्यू 1 होगी और nth लेवल की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है n²h²/8mL²। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो एनर्जी आएगी h²/8mL²। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो एनर्जी की वैल्यू आती है 4h²/8mL²। अगर n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो एनर्जी की वैल्यू आती है 9h²/8mL²। ऐसे ही आप आगे तक पुट करके देख सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज ऑर्डर में आती रहेंगी। अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू है 3h²/8mL²। और यहाँ जो डेल्टा ई है इसकी वैल्यू है 5h²/8mL²। इसका मतलब है जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जो डिफरेंस है बिटवीन En-1 एंड En वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 3 इंटू समथिंग है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 इंटू समथिंग है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीज तो एनर्जी En की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और जो एनर्जी गैप है बिटवीन En एंड En-1 वो भी इंक्रीज होता जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो nth लेवल की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही होगी, वह साथ साथ में एनर्जी डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। आई होप अभी तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा सब कुछ। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। इसी के ऊपर अगर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं एनर्जी लेवल हम सिस्टम में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी इस पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स की तो बताया था हम कंजुगेटेड सिस्टम का निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेशन मोशन ऑफ पार्टिकल का। अगर मैं इस लेंथ को L बोल देता हूँ, और मुझे निकालना है डेल्टा E ऑफ E2 माइनस E1, मतलब E2 माइनस E1 निकालना है, या फिर मुझे निकालना है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर
or excite electron from HOMO to LUMO। HOMO to LUMO में एनर्जी गैप निकालना है हमें कितना है, या फिर ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में हमें एनर्जी गैप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अगर ये 1D बॉक्स की तरह इस सिस्टम को कंसिडर किया है तो एनर्जी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की होगी 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml²। एनर्जी लेवल ऑफ सेकंड होगी वो होगी 2 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml²। और एनर्जी ऑफ थर्ड लेवल होगी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml²। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखते हैं, केवल हमें पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है क्योंकि देखो ये ही मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो सेम है। केवल पाई जो इलेक्ट्रॉन है जो कंजुकेशन में है वो मूव कर रहे हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। तो अगर हमें डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है जो था E2 माइनस E1, तो हम निकाल लेंगे 2 स्क्वायर होगा 4 इंटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml² माइनस ऑफ h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml²। अगर इसको हम सोल्व करते तो वैल्यू आ जाएगी 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml², जो कि डेल्टा E की वैल्यू है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना था, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना था होमो एंड लोमो के बीच में गैप, एनर्जी गैप। तो देखिए जो ये है ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब हमें इस गैप की एनर्जी निकालनी है। तो होमो और लोमो के बीच में जो गैप है वो है E3 माइनस E2। E3 की वैल्यू है 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml² और E2 की वैल्यू है 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml²। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 5h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml²। अगर हमें लेंथ की वैल्यू पता है, लेंथ के लिए भी अगर हमें कार्बन के इस बॉन्ड लेंथ की वैल्यू पता है तो हम ओवरऑल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस लेंथ की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी और होमो लोमो का गैप आ जाएगा। तो ये इसका एक एप्लीकेशन पार्ट था। आई थिंक आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।